ये प्योरली एग्रीकल्चर लैंड है। प्रॉपर बाढ़ आती है तो हाँ, यहाँ पर पानी भी बढ़ता है। वो दिल्ली में भी फिर बाढ़ आएगी, नोएडा में भी बाढ़ आएगी और आगे के इलाके में भी प्रॉपर बाढ़ आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित फिर से स्वागत करता हूँ आपका प्रॉपर्टी डिकोडर्स की एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत समय बाद आए हैं नोएडा के सेक्टर 150 के फार्म हाउसेज पे। अभी जिस मैं फार्म हाउस पर खड़ा हूँ, ये करीब करीब 1500 गज का फार्म हाउस है और वेल डेवलप्ड फार्म हाउस है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है मेन सेक्टर से, मात्र 60 से 70 मीटर की दूरी पर ही हमारा मेन सेक्टर है। मेरे पीछे टाटा का यूरेका पार्क है, जहाँ पर अगर मैं फ्लैट की कीमतों की बात करूँ तो 2 करोड़ से लेके 3.5-4 करोड़ रुपए तक की कॉस्टिंग जाती है। लेकिन उसी के अगर मैं कंपैरिजन में मैं फार्म हाउसेस की बात करूं, जैसा कि हर एक रियल्टर आजकल करता है कि आप पीछे मेरे देखिए 3.5 करोड़ के फ्लैट्स हैं और मैं अभी जहां जिस जगह पर खड़ा हूं ये मात्र 75 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी। तो क्या ये कोई एक मार्केटिंग गिमिक है या क्या है, इसके बारे में हम खुल के बातें आज करेंगे। और आज हम ये भी बातें करेंगे कि सेक्टर 150 में इन्वेस्टमेंट अच्छा है या सेक्टर 135 के फार्म हाउसेज में इन्वेस्टमेंट अच्छा है। क्या यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, और क्या ये सेक्टर वेल डेवलप्ड है या नहीं है, या ये फार्म हाउसेज डेवलप्ड हैं या नहीं है, बिल्डर की तरफ से आपको क्या क्या मिल जाता है। तो आज हम इसके पूरा एक तरह से इसको समझेंगे कि ये क्या प्रोजेक्ट है, क्या आपको यहाँ पर प्राइसिंग देखने को मिल जाती है, फ्रेश की यूनिट्स आपको क्या रेट पर मिलती हैं, और अगर रीसेल में आप जाना चाहें तो रीसेल में आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन इस सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस फार्म हाउस को अच्छे से देखें, अच्छे से विजिट करें। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये फार्म हाउस है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉटेज, मेरे पीछे आप कॉटेज देख रहे हैं, इस कॉटेज में कितने बेडरूम्स हैं और किस तरह से ये बनाया हुआ है। और एट द एंड हम रेंटल की भी बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें रेंटल यहाँ से मिल जाएगा। हम बेयर मिनिमम की बात करेंगे, हम मैक्सिमम बढ़ा चढ़ा कर कोई भी बात नहीं करेंगे। जो एज पर एक्चुअल अभी यहाँ पर चल रहा है, वेंडर्स उठा रहे हैं या कुछ फार्म बायर्स खुद से ही अपना फार्म हाउस रेंट आउट कर रहे हैं, तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे। एक और चीज़ पर हम थोड़ा फोकस करेंगे, वो चीज़ ये रहेगी कि बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स हैं जो मुझसे कॉल करके बोलते हैं कि हमें तो डेवलप्ड फार्म दिखा दीजिए, डेवलप्ड फार्म दिलवा दीजिए, रीसेल की कोई यूनिट हो तो हमें रीसेल दिलवा दीजिए। तो आज हम कंपैरिजन भी करेंगे। अगर आप एक फार्म लैंड लेते हैं और आप एक बना बनाया फार्म हाउस लेते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और आपको क्या फ़ायदे का सौदा पड़ेगा इसमें। आपको रॉ लैंड फ़ायदे में पड़ेगी या फिर आपको डेवलप्ड फार्म हाउस फ़ायदे में पड़ेगा। लेकिन उस सबसे पहले एक बार देखते हैं ये फार्म हाउस को।
फार्म हाउस तो आपने देख ही लिया होगा और आई एम श्योर कि आपको फार्म हाउस बहुत पसंद आया होगा। यकीन मानिए मुझे भी आपके ही तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया फार्म हाउस। मैं इवन इस फार्म हाउस पे पर्सनली काफ़ी जल्दी-जल्दी विज़िट करता हूँ। अपने वीकेंड्स में यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बिताऊँ। आखिर कौन नहीं चाहता कि अपना एक फार्म हाउस हो, नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करें, आप अपना ऑर्गेनिक खेती करें, अगर आप चाहें तो ऑर्गेनिक अपने फ्रूट्स लें, पूल में नहाएँ और पूरी तरह से नेचर में घुल-मिल जाएँ। हर कोई चाहता है। लेकिन अभी हम फ़िलहाल बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि आपको रेज़िडेंशियल जो कि सेक्टर लगा हुआ ही है बिल्कुल सेक्टर 150 के फार्म हाउसेज़ पे, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या यहाँ पे करना चाहिए, या फिर जो मेन हमारा पॉइंट है कि जो आजकल रियल्टर्स करते हैं, रियल्टर्स क्या करते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि पीछे देखिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं और फ्लैट आपको सिर्फ़ 2000, 5000 या फिर 2500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, यहाँ मैं आपको दे दूँगा पूरा 1 बीघे का फार्म लैंड, वो भी सिर्फ़ मात्र 75 लाख रुपए में। इसके पीछे आखिर क्या है? क्यों लोग ऐसा बोलते हैं और इन फ्लैट्स को इतना डिफ़ेम क्यों किया जाता है और इनका कंपैरिज़न क्यों किया जाता है फार्म हाउस के साथ में? क्या रियलिटी में फार्म हाउसेज़ वर्थ है कंपैरिज़न के, या फिर ये प्रोडक्ट का कंपैरिज़न ही नहीं है? अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो इन दोनों प्रोजेक्ट का कोई भी किसी भी तरह से कोई भी कंपैरिज़न नहीं है। आप जो मेरे पीछे फ्लैट्स देख रहे हैं, ये टाटा के फ्लैट्स हैं। यहाँ 2 बीएचके और 3 बीएचके आता है, जिसमें 2 करोड़ से लेकर आप 3, साढ़े 3, 4 करोड़ तक की भी कॉस्टिंग जाती है। वो डिपेंड करता है फ्लैट के साइज़ के ऊपर। वहीं अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ आपको मिलता है 7500 रुपए में पर स्क्वायर यार्ड पर फार्म हाउस, जिसकी कॉस्टिंग आप मान के चलिए कि 75 लाख रुपए हो जाती है 1 बीघे के फार्म हाउसेज़ पे। मैंने इसमें अभी डिस्काउंट्स इंक्लूड नहीं करे हैं, डिस्काउंट्स इंक्लूड करके आपको बहुत अच्छी डील भी यहाँ पे मिल जाती है, नो डाउट। लेकिन क्या ये कंपैरिज़न सही है? ये कंपैरिज़न बिल्कुल सही नहीं है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, टाटा का प्रोजेक्ट है। टाटा के प्रोजेक्ट से जस्ट आगे मेरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक पुश्ता रोड मिलेगा, जो कि कालिंदी कुंज से आ रहा है और सेक्टर 150 के एंड तक जा रहा है। सेक्टर 150 के बिल्कुल एंड में जाकर नोएडा की हिंडन नदी यमुना नदी में डल जाती है, मिल जाती है यमुना नदी में जाकर। तो उसके बाद फिर कोई पुश्ता नहीं है, उससे पहले ही सारा पुश्ता है। तो क्या ये सही इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके लिए? देखिए, दोनों का कोई कंपैरिज़न नहीं है, उसके अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, इसके अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। ये प्योरली एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी आप पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, वहाँ पर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, प्रॉपर आपको एमेनिटीज़ मिलती हैं सोसाइटी के अंदर। ये प्रोडक्ट ही बना सिर्फ़ इसलिए है कि आप अपना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपने बच्चों को एक अच्छी सोसाइटी दे पाएँ, आप एक अपने बच्चों को एक एक फ्रेश एनवायरनमेंट दे पाएँ, आप अपना पॉल्यूशन से दूर रह सकें, आप अपना एक्यूआई मेंटेन कर सकें। और कितना सोने पर सुहागा हो जाएगा कि अगर आप अपना वीकेंड्स अपने फार्म हाउस पर मना रहे हैं और उसके बाद आप अपने घर पे हैं, लेकिन आपका फार्म हाउस फिर भी आपको कमा कर दे रहा है। जी हाँ, मैं रेंटल इनकम की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप बहुत अच्छा रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, एग्रीकल्चर लैंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की इन्वेस्टमेंट बेकार है, यहाँ की इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ पिछले 3 या 4-5 सालों की, तो 5 साल पहले यहाँ पर 3500 रुपए गज का रेट था, लेकिन आज अगर मैं बात करूँ तो 7500 रुपए गज का रेट है। और एग्रीकल्चर लैंड हुआ या फिर कोई भी इस तरह की लैंड होती है, लैंड का इन्वेस्टमेंट पेशेंस भरा होना चाहिए। आप कम से कम 5 साल मान के चलें कि आप 5 साल तक आपको रुकना है और फिर आपको एप्रिसिएशन के मज़े लेने हैं। तब तक आप रेंटल ले सकते हैं और अपना ये ब्यूटीफुल सा फार्म हाउस एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये है कुछ इस तरह से मेन डिफरेंस। एक और बड़ी बात है कि यहाँ पर आप जानते ही हैं कि ये यमुना का रिवर बेड है, तो यहाँ पर अगर प्रॉपर बाढ़ आती है तो हाँ, यहाँ पर पानी भी भरता है, पूरी तरह से पानी भरता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कम पानी आता है या ज़्यादा पानी आता है, पूरी तरह से प्रॉपर पानी भरता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फार्म हाउसेज़ पूरे ही डूब जाते हैं और डैमेज हो जाता है और हर बार जब भी बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं आपको अगर दिखाऊं, आप अगर इधर की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं जो कॉटेज है, कॉटेज की ऊंचाई थोड़ा ग्राउंड से ऊंचा है और पानी हमेशा यहाँ पर भरा हुआ नहीं रहता है। अगर यहाँ पर बाढ़ भी आती है तो पानी 2 से 3 दिन में वापस भी चला जाता है। जिस तरह से यमुना का फ्लो डाउन होता रहता है उसी तरह से यहाँ का पानी भी कम हो जाता है। बट इस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं आता है, यहाँ पर प्रॉपर अच्छी तरह से पानी आता है। लेकिन एक चीज को मैं बिल्कुल आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि बारिशों में यहाँ किसी भी तरह का जल भराव नहीं होता है, किसी भी तरह की पानी नहीं आता है। पानी तभी आएगा जब पीछे हथनी कुंड बैराज से छोड़ा जाएगा या फिर प्रॉपर बाढ़ आएगी। वो दिल्ली में भी फिर बाढ़ आएगी, नोएडा में भी बाढ़ आएगी और आगे के इलाके में भी प्रॉपर बाढ़ आएगी। तो कुछ ये डिफरेंस है उस सोसाइटी का और इस सोसाइटी का। दूसरा हमारा पॉइंट था कि अ, हमको एक रो लैंड खरीदना चाहिए। आप मेरे बराबर में देख सकते हैं एक रो लैंड है और एक इधर पर फार्म हाउस बना हुआ है 1500 गज का। तो मैं आपकी ये क्वेरी भी दूर कर देता हूँ कि आपको रो लैंड खरीदना चाहिए या फिर डेवलप्ड फार्म खरीदना चाहिए। देखिए, कोई भी अपना फार्म अगर बेचता है तो वो फार्म बेचता है अपना तब जब वो उससे अच्छी रेंटल निकाल चुका हो या फिर बहुत अच्छे कैपिटल गेन में हो वो और एप्रिसिएशन में हो, तभी वो अपना फार्म हाउस बेचता है। अदरवाइज कोई भी अपना फार्म हाउस इस तरह से नहीं बेचेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कम से कम 4 से 5 साल आपको अपना फार्म हाउस रखना है। अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं और एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, उसके बाद ही आपको अपना फार्म हाउस निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 5-6 साल पुराना फार्म हाउस होगा तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो रिपेयर मांगेगा, वो मेंटेनेंस मांगेगा। और जब आप उसी बजट में, और वो महंगा भी होगा, जब आप उसी बजट में अपना फ्रेश न्यूली कंस्ट्रक्टेड और अपने आइडियाज लगा के, अपनी क्रिएटिविटी दिखा के, अपने टेस्ट के अनुसार अपना फार्म हाउस बना सकते हैं, तो किसी और का बना हुआ फार्म हाउस क्यों खरीदना? किसी और का टेस्ट को आपको क्यों अपने पास रखना है? मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को यही सलाह देता हूँ कि सर आप आइए और अपना फार्म हाउस अपने तरीके से डेवलप कराइए। डेवलप कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही यहीं पे खड़े होकर डेवलप कराना है। कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और वो जिस तरह से आप अपने आइडियाज़ उनको इनपुट्स देते हैं उसी तरह का वो आउटपुट निकाल देते हैं। आपका ब्यूटीफुल सा फार्म हाउस बना देते हैं आपके अनुसार। तो कभी भी मेरा मानना पर्सनली ये है कि कभी भी डेवलप्ड फार्म हाउस, पुराना फार्म हाउस थोड़े बहुत रुपए के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में नहीं खरीदना चाहिए। अपना फ्रेशली लैंड लीजिए, अपना वास्तु के अनुसार बनाइए अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं, और आजकल तो ऑलमोस्ट सभी वास्तु में बिलीव करते हैं और उसके फायदे भी होते हैं। तो अपना लैंड लीजिए, अपने हिसाब से बनाइए, किस तरह के आपको पेड़ लगवाने हैं, किस तरह की आपको फ्रूटिंग के पेड़ लगवाने हैं, यहाँ पर किस डिजाइन से आपको स्विमिंग पूल बनवाना है। जैसा कि आप मेरे पास में ये स्विमिंग पूल देख ही रहे हैं, ये यहाँ के ओनर ने कुछ इस तरह से ये बढ़िया सा एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपको फायदा उसी में होगा जब आप अपनी लैंड लेंगे और अपनी लैंड लेने के बाद आप कंस्ट्रक्शन कराएंगे, बहुत तरह का आपको फायदा हो जाता है। अब अगर आप पुराना कोई फार्म हाउस खरीदते हैं उसमें आपको सोलर पैनल 5 साल पुराने मिलेंगे, उसमें आपको जो ग्राउंड वाटर है, जो जो बोरिंग है, जो मोटर है, वो 5 साल पुरानी मिलेगी। तो पुराना खरीदना ही क्यों है? तो एक डिफरेंस हमने ये कवर किया, एक पॉइंट हमने ये कवर किया। दूसरा पॉइंट हमारा था कि ये सोसाइटी बेटर है या इसका कंपैरिजन क्या सच्ची में फ्रूटफुल है या नहीं है। लेकिन अभी एक पॉइंट हमारा रह चुका है जो कि है कि सेक्टर 135 में इन्वेस्टमेंट बेटर है या सेक्टर 150 में इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्टर 150 एक अनडेवलप्ड अभी सेक्टर है। लेकिन सेक्टर 150 आपका नोएडा का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर है। इसमें आपको सारे ए ग्रेड के डेवलपर्स मिलते हैं, जैसा कि एटीएस, एस, गोदरेज, टाटा, प्रतीक, गॉर्स, एलडीको और प्रेस्टीज हो गया। इस तरह के आपको बहुत सारे बड़े ए ग्रेड के डेवलपर्स मिलते हैं और यहाँ की कॉस्टिंग जो है वो मिनिमम आप मान के चलिए 2 करोड़ रुपए से शुरू हो जाती है। 2 करोड़ रुपए से यहाँ पर फ्लैट मिलना शुरू करते हैं। तो ए ग्रेड का डेवलपर, ए ग्रेड के बायर्स, ए ग्रेड की फैमिलीज यहाँ पे
तो ऑटोमेटिकली एक ये सोसाइटी जो डेवलप होती है, ये जो जेंट्री तैयार होती है, ये बहुत ही प्रीमियम जेंट्री तैयार होती है। फार्म हाउस की बात करें तो ये फार्म हाउस की सोसाइटी अभी अनडेवलप्ड है। यहाँ पर आपको रोड नहीं मिलेंगे, बाकी सारी सुविधा यहाँ पर हैं और बहुत ही स्पीड से यहाँ पर सारे फार्म हाउसेस बन रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 250 से 350 फार्म हाउसेस यहाँ पर तैयार हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कितने फार्म हाउसेस अभी यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए मैं अभी रोड से मात्र 60 से 70 मीटर अंदर आया हूँ। इस 60 से 70 मीटर के अंदर अंदर में मुझे 20 से 25 फार्म हाउसेस ऐसे दिख गए हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं। तो आप जान ही सकते हैं कि डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे क्या रेट होगा, रोड बनने के बाद यहाँ पर क्या रेट होगा। सेक्टर 135 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 135 बहुत ही पुराना सेक्टर है और बहुत ही बड़ा सेक्टर है। वहाँ के रोड डेवलप्ड हैं, बाकी सारी अमेनिटीज सेम है। वहाँ भी बिजली नहीं मिलती है, यहाँ भी बिजली गवर्नमेंट की तरफ से आपको नहीं मिलती है। वो भी रिवर बेड है, ये भी यमुना का रिवर बेड है। तो कोई एज सच मेन डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ रेट्स का डिफरेंस है यहाँ पर, और आपको प्रीमियम प्लॉट्स का डिफरेंस है। वहाँ पर आपको सोसाइटी और सेक्टर के इतने करीब प्लॉट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको सोसाइटी के करीब प्लॉट्स मिल जाते हैं। मेन यही डिफरेंस यहाँ पर और वहाँ पर है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपसे बात करता हूँ कि किस तरह के यहाँ पर रेट हैं और सेक्टर 135 में किस तरह के रेट हैं। देखिए, सेक्टर 135 में 7500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से रेट्स आते हैं। यहाँ भी 7500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से रेट आते हैं, लेकिन सेक्टर 135 में आप जितना पीछे जाएंगे उस हिसाब से रेट रहता है। सबसे पीछे है 7500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट। और अब अगर आप आगे की तरफ आते रहेंगे तो आपका रेट 11,500 रुपये तक भी पहुंचता है, जैसी भी अवेलेबिलिटी रहती है उस हिसाब से। सेक्टर 150 की बात करूं तो आगे यहाँ पर 7500 का रेट है और पीछे आप चलते चले जाएंगे तो आप इतने समझदार ही हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप यमुना की तरफ जाएंगे उतना रेट कम होगा। तो ये एक कुछ मोटा मोटा डिफरेंस है। आप सेक्टर 150 में भी इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। आप सेक्टर 135 में भी इन्वेस्ट करके अच्छा रेंटल कमा सकते हैं। यहाँ भी रेंटल रेंटल यील्ड अच्छा है, वहाँ भी रेंटल यील्ड अच्छा है। रेंटल की बात अगर मैं करूँ तो एक 1500 गज का फार्म हाउस, एक वन नाइट की अगर मैं पार्टी का बात करूँ, आप एयरबीएनबी पे चेक करें या कोई लोकल वेंडर हो उससे अगर चेक करें, तो 1500 गज का फार्म हाउस आपको 15,000 रुपये से कम में नहीं मिलता है एक नाइट के लिए। तो मैं मरा से मरा ऑक्यूपेंसी भी अगर 10 दिन का सोचूं कि 10 दिन की भी ऑक्यूपेंसी और मैं रेंट 10,000 रुपये सोचूं कि मुझे बस 10,000 रुपये एक बुकिंग पर मिल जाए, 10,000 रुपये मेरे बच जाए और मेरा महीने में मात्र 10 दिन फार्म हाउस उठ जाए, तो सीधा सीधा 1 लाख रुपया हमारा हो जाता है। ये सारा खर्चा वगैरह सब कुछ काट के सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सा कमर्शियल है या ऐसा कौन सा रेजिडेंशियल है जहाँ पर आप 1 करोड़ के समथिंग कुछ लगाएं पूरा डेवलप करने में, बनाने में, इंक्लूडिंग लैंड, और आपको महीने का 1 लाख रुपए मरे से मरा मिले और उसमें भी आप 20 दिन अपने फार्म हाउस को अपनी फैमिली के लिए अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है, इतना अच्छा आरओआई कहाँ पर है। ऑब्वियस सी बात है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, लोगों में झिझक होती है कि डूब जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। आप यकीन मानिए कि जब भी यहाँ पर बाढ़ आएगी, पानी आएगा और उतने का नुकसान नहीं होगा जितना आप कमा चुके होंगे। तो कुछ इस तरह की यहाँ की कहानी रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे प्रॉपर्टी डिकोडर्स की एक और नई वीडियो। आज हमने कवर किया था सेक्टर 150 के फार्म हाउसेज, कि सेक्टर 150 में इन्वेस्टमेंट बेटर है या नहीं है। मैं सेक्टर 150 भी करता हूँ, मैं सेक्टर 135 भी करता हूँ, मैं सेक्टर 128 भी करता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूँ या अपने इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुँचाने वाली बात करूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं सेक्टर 150 बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स पैसा बना लेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 5 साल पेशेंस रखना है। यही रियल इस्टेट की और ज़मीनों की कहानी होती है।